तो अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा स्टैंडर्ड लेंगे। इन डेज 7 पे आना। इन डेज 7 पे आ गए। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है। इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं, लगभग वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो कवर कर लेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत जल्दी से देखते हैं, इंडिया में हर कंपनी को अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उसमें बहुत सारे नॉन कैश आइटम भी होते हैं। हम देखना चाहते हैं कंपनी की कैश जनरेटिंग एबिलिटी क्या है, क्या कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है या नहीं। इसलिए दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ से आया और कहाँ गया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ लगाया। और आप क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, कैश फ्लोज को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो, व्हाट इज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश इन हैंड, तो आपको पता ही है, प्लस बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या हम बैंक बैलेंस को में ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड करेंगे या नहीं। इफ ओवरड्राफ्ट, ध्यान में रखना, इफ ओवरड्राफ्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, इफ ओवरड्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, यानी डे टू डे कैश मैनेजमेंट के लिए ओवरड्राफ्ट यूज करते हैं, देन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, वी ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ नहीं दिया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डे कैश मैनेजमेंट, देन वी विल ट्रीट इट एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगला एग्जांपल है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में मतलब कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर डी को टिक करेंगे। अब यहां पर कैश इक्विवेलेंट के बारे में बता रहे हैं, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट which are readily realizable into known amount of cash without significant risk। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स पे आप फोकस करेंगे। एक तो उसने लिखा है कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी इसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इसकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स या उससे कम होनी चाहिए, देन इट इज एज गुड एज कैश। दूसरा, हाईली लिक्विड होनी चाहिए, मतलब उसका एक मार्केट होना चाहिए, जब मर्जी उसको आप इन कैश कर सको। और तीसरा, उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव रिस्क। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर में रिस्क होता है। गोल्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिल्वर को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें रिस्क होता है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिबेंचर को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर उसकी मैच्योरिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को लेंगे लेकिन उसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स होनी चाहिए। सेकेंडली, उसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, देन वी कैन कॉल इट एज अ कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश जैसा ही है, जब मर्जी उसको आप लिक्विडेट कर सकते हो। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी जो आपका बिजनेस है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड इंसिडेंटल टू इट, यानी उससे जो रिलेटेड कैश फ्लो है।
कार की अगर बिजनेस है तो कार तो आप बनाओगे बेचोगे, तो कार को मैन्युफैक्चर करके बेचने से रिलेटेड जो भी कैश फ्लो होंगे दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग। सैलरी पे करेंगे स्टाफ को, रेंट पे करेंगे, ठीक है। सो ऑल दिस टुगेदर विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। बैंक के लिए इंटरेस्ट विल बिकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट दूसरे एंटिटीज के लिए इंटरेस्ट विल नॉट बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक तो जो आपके रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं आप उनको कंसीडर कर लो, और दूसरा जिन कैश फ्लो को आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखा सकते, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ जाएगा, आपने ट्राई किया इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकता, फाइनेंसिंग में नहीं जा सकता, तो जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में भी जिसको आप नहीं रख सकते तो वापस उसको कहाँ रख दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रख दो। एग्जाम्पल, एडवांस इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सप्लायर, या कई बार हम टैक्स भी लिखते हैं। अगर आप टैक्स को इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं डाल सकते तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान देना कैश सेल तो आएगा ही, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा। क्रेडिट सेल इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन जब हम क्रेडिट सेल को कलेक्ट करेंगे तब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड आएगी। अदर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स यहां पर लेंगे। देन उसी तरह पेमेंट ऑफ ऑल योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, वो सब यहाँ पे आएगा। सर जीएसटी कहाँ जाएगा? जीएसटी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही जाएगा, वो भी बिजनेस से रिलेटेड ही जीएसटी पे करते हो। इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स को आपने इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के साथ आइडेंटिफाई किया है तो हम उसको इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में डिस्क्लोज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एसेट बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो सेल ऑफ एसेट तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी, तो उस पर जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही जाएगी, ठीक है। अगर आपने एसेट को रिवैल्यू किया है वो यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो कैश फ्लो इन्वॉल्व। रिवैल्यूएशन करने पे कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, एनबीएफसी है, तो आपके केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट आएगा, डिपॉजिट पेड रिपेड आएगा, रिसीव्ड और रिपेड। उनके केस में इन्वेस्टमेंट परचेज एंड सोल्ड भी यहीं आएगा और लीज पेमेंट रिसीव्ड भी यहीं आएगा, बिकॉज ये उनका बिजनेस मॉडल है। व्हाट आर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज मीन्स एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट बाय या सेल करते हो, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट। अब आपसे कोई पूछेगा कि 5 एग्जाम्पल बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, तो आप बोलना मैं 5 नहीं 10 बताऊंगा। सेल ऑफ पीपी एक बोलना, परचेज ऑफ पीपी दूसरा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सेल एंड परचेज ऑफ बैंक एफडी लॉन्ग टर्म। अप टू 3 मंथ्स रहा तो कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। लोन गिवन, लोन रिकवर्ड, ये मैंने आपको अभी भी बताया। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे दिखाएंगे। रेंट इनकम इफ इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग बिजनेस, इफ इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग बिजनेस, ठीक है। अगर आपका बिजनेस नहीं है रेंटल इनकम कमाने का, तो उस केस में रेंट इनकम विल बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, what are financing activities? So financing activities means those cash flow which relates to capital structure of the entity, यानी इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आता है, जैसे बोरिंग, इक्विटी शेयर इशूड, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, यानी जो आपकी
कैपिटल एम्प्लॉयड को इम्पैक्ट करती है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहां पर आ सकता है इफ इट इज नॉट इंटीग्रल टू डे कैश मैनेजमेंट। उसके बाद अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है बोरिंग पे, डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर पे, those will also be treated as, बोलो, those will also be treated as फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम में इस टाइप के एडजस्टमेंट आएंगे, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है। इशू ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, डिविडेंड पेड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ध्यान देना, क्लासिफाइड एज इक्विटी। डिविडेंड टैक्स भी अगर पे करते हो तो यहाँ पर आएगा। पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, पहले भी आपको एक चैप्टर में बताया गया है, लीज लायबिलिटी पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन लिया है, लोन रीपे किया है, पेमेंट ऑफ कार लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर, क्लासिफाइड एज लायबिलिटी, ये भी यहीं पे आएगी। यहाँ तक तो आपको इंटरमीडिएट की क्लासेस में भी बता दिया गया था। अब नया क्या है, ये नया है और इसके ऊपर मैं आपको नीचे एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम अपना स्टेक खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर हम अपना स्टेक खरीदते या बेचते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारे कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, या फिर हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अगर 70% स्टेक है और मैंने उसमें से 5 बेच दिया तो मेरा कंट्रोल मेरे पास अभी भी है, बराबर। लेकिन 70 में से आपने 60% बेच दिया तो अब आपके पास सिर्फ 10 है, कंट्रोल चला गया। दिस इज कंट्रोल कंटिन्यूज, दिस इज लॉस ऑफ कंट्रोल। तो जब कंट्रोल कंटिन्यू करता है, इसका मतलब मैंने जो 5% स्टेक बेचा है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड रेजिंग है। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव फंड रेजिंग है। तो जब मेरा ऑब्जेक्टिव फंड रेजिंग होगा तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन जहाँ पर मैंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ही बेच दिया, बस अब थोड़ा सा ही रखा है, कंट्रोल चला गया, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। अगर आपका शेयर बेचने से कंट्रोल चला जाता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे, लेकिन अगर शेयर खरीदने बेचने से आपके कंट्रोल पे फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो नीचे एक टेबल बनाया, जरा इस पे गौर फरमाएं। 1 अप्रैल 22 को हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, देखो दिख रहा है, 20% परचेज किया, क्यूमुलेटिव 20 है, तो 20% से ये हमारी एसोसिएट बन गई। इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाएंगे। और 25% परचेज किया, 45 हो गया, बट अभी भी हमारी एसोसिएट है, तो इसको इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। फिर हमने और 15 परचेज किया, अब 60 हो गया, अब ये सब्सिडरी बन गई, अभी भी इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, और 5 परचेज कर लिया, 65 हो गया। एक बार कंट्रोल आ गया, एक बार कंट्रोल आ गया और उसके बाद फिर से आप परचेज कर रहे हो, तो देन वी विल कॉल इट चेंज इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इसको ध्यान देंगे। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। फिर एक दिन आपने क्या किया, 6% बेच दिया, आपका स्टेक घट के 59 हो गया, लेकिन अभी भी कंट्रोल आपके पास है, इसको हम बोलेंगे चेंज इन एनसीआई। एग्जाम में ये आएगा और इसमें बच्चा गलती करेगा, जब तक आपका कंट्रोल बदल नहीं रहा है और आप स्टेक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर आपने एक दिन क्या किया, 15% बेच डाला, अब आपके पास 44% हो गए, 44, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल, जो कि 50 के नीचे चला गया, बोलेंगे लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल अगर हो गया देन इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 90 से 51 आया, तो 90 से 51 आया तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि कंट्रोल आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है। फिर एक दिन आपका मूड और ख़राब हुआ तो और 30 बेच दिया, अब सिर्फ ओनली 14% रह गया है। अब ये जनरल इन्वेस्टमेंट है। एनीवे बाद में आपको जो भी आप खरीदो बेचो,
सिर्फ कंट्रोल आने के बाद जब हम खरीद बेच करते हैं और उससे कंट्रोल समाप्त नहीं होता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसके अलावा जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे या बेचोगे तो दैट विल बी कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 50 के नीचे आ गया और बेचा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 50 के नीचे आ गया और खरीदा तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और खरीदने के बाद अगर कंट्रोल आ गया और उसके बाद फिर और खरीदा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस चार्ट को आप देखोगे तो इसमें सारे सिचुएशन कवर कर लिए हैं। इस टेबल को आप देखोगे तो इसमें सारे सिचुएशन कवर है। एक और एक्सेप्शन याद रखना, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो आपको हमेशा हमेशा इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो उसको सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही दिखाना है। उस केस में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिए एक ही चॉइस है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में दिखाएगी? नहीं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नहीं दिखाएंगे, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे, जो रेलेवेंट होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी जो मटेरियल नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगे उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश आइटम, परचेज ऑफ एसेट ऑन लीज, क्योंकि यहाँ पर आपका कैश आउटफ्लो अभी नहीं होता है, जब लीज पेमेंट करेंगे तब होगा। परचेज ऑफ एसेट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यहाँ पर भी आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता, जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। परचेज ऑफ एसेट अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर, कैश तो दिया ही नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ये आइटम नहीं आएगा। परचेज ऑफ एसेट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बोनस शेयर इशूड ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैश नहीं मिलता। एंड ईसॉप गिवन टू एम्प्लॉइज, ये भी आप लिख लो, ईसॉप गिवन टू एम्प्लॉइज विल नॉट बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। लेकिन अगर ये मटेरियल है तो इसको नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे, अगर ये मटेरियल है तो इसको नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा, देयर आर 2 ways to prepare, 2 methods to prepare स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बचपन में पढ़ा था, याद है? वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड एंड द अदर इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मतलब आपको प्रॉफिट फिगर दी जाएगी, प्रॉफिट फिगर में एडजस्ट करते करते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पहुंचना है। इज इट राइट? तो आप क्या करना, पहले आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर दिया रहेगा, वहां से स्टार्ट करना। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमारी बुक्स में डेबिट हुआ है पीएनएल अकाउंट में, उसको हम ऐड बैक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को हम यहां से हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो यहां से उसको हटा देना है, ठीक है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे तो वहां से उसको आपको हटा देना है। उसके बाद यहां पर एक चीज और लिखना, ऐड और लेस नॉन कैश आइटम, एक और लिखना, ऐड और लेस नॉन कैश आइटम, यानी डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, ओके। ऐसे जो नॉन कैश आइटम पीएनएल अकाउंट को डेबिट हुए हैं उसको भी आप प्लस माइनस करोगे। प्लस किसको करते हैं, जो डेबिट होता है यानी एक्सपेंस वाले आइटम, और लेस किसको करेंगे, जो क्रेडिट होता है। नॉन कैश आइटम अगर हमने क्रेडिट किया, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ नॉन कैश क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट, उसको हम एडलेस करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन ऑपरेटिंग एसेट और ऑपरेटिंग लायबिलिटीज,
जिसको हम इंटरमीडिएट में चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोलते थे। याद आया क्या? यानी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वाले आइटम को कंपेयर करनी है और उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, यानी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अक्रूअल बेसिस पे बनता है उसमें आप ये एडजस्टमेंट करके उसको कैश बेसिस पे लेकर आ जाते हो। दैट इज द लॉजिक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल, और आपने नॉन कैश आइटम एडजस्ट किया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट किया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले आइटम एडजस्ट किया, तो आपका अब वो फिगर जो है वो कैश बेसिस पे आ गया। इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स। और जो एक्चुअल टैक्स पे करेंगे, एक्चुअल जो टैक्स पे करेंगे ऑन ऑपरेटिंग आइटम, जिसको हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में लिखेंगे, उसको मत लिखना यहाँ पे। जो इन्वेस्टिंग में जो टैक्स पेड लिखा वो यहाँ नहीं आएगा, जो फाइनेंसिंग में टैक्स पेड लिखा वो यहाँ नहीं आएगा, बाकी बचे हुए जो टैक्स पेड है वो यहाँ लिखेंगे। दैट विल गिव यू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको कुछ लेजर्स बनाने होते हैं, वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको डेटर की वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्रेडिटर की वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट फिगर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन आपको पीपी का वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है, परचेज ऑफ पीपी मिसिंग हो सकता है, सेल ऑफ पीपी मिसिंग हो सकता है। इस तरह आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको बाकी दूसरे लेजर बना के मिसिंग फिगर फाइंड करना है। और एक जो मेथड जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे करंट एसेट वाले आइटम, करंट लायबिलिटी वाले आइटम, उनका लेजर बनाते हैं। स्टूडेंट को याद होगा, डेटर अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, इज इट राइट? कोई और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, और उसमें जो मिसिंग फिगर आता है दैट वी फाइंड आउट। सो यूजुअली द मिसिंग फिगर इन डेटर विल बी कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो जो एक्चुअल इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, जो एक्चुअल इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, हम वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट का काम ही नहीं है, यहाँ पर एडजस्टमेंट का काम ही नहीं है। जो आपका रिसीट हुआ है साल भर में और जो आपने पे किया है उसको यहाँ पे दिखा देना है। तो रिसीट क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स। पेमेंट क्या होगा, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट वगैरह वर्किंग नोट बनाना है और उसके बाद मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेना है। भले आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करो या नेट इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन सेम होता है। उसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन सेम होता है। और स्टूडेंट अगर चाहें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट बना लेंगे, और वर्किंग नोट से कई बार आपको मिसिंग फिगर मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स इशूड या बॉन्ड्स परचेज्ड एटसेट्रा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको रेगुलर बैच में करवाया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है इस चैप्टर में, है कि नहीं? क्योंकि बड़े बड़े आपको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दिए रहते हैं, उसके बाद इतने सारे एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, फिर इतने सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसमें से जनरली छोटे क्वेश्चन आते हैं, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पूरा प्रॉब्लम नहीं आता है। पूरा प्रॉब्लम इसमें आता है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। बाकी तो इंटरमीडिएट में आप बना ही चुके हैं, लेकिन फाइनल में आपको जो पूरा आता है वो होता है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का, या फिर कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पैराग्राफ 8 बताने जा रहा हूँ, रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर रिपोर्टेड ऑन ग्रॉस बेसिस, मतलब इनफ्लो को अलग दिखाएंगे, आउटफ्लो को अलग दिखाएंगे, दैट इज ग्रॉस। इनफ्लो अलग, आउटफ्लो अलग, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन।
which are reported on net basis. मेन प्रेजेंटेशन ग्रॉस होता है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में आप नेट प्रेजेंटेशन कर सकते हो. नेट का मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो या आउटफ्लो माइनस इनफ्लो. इज इट राइट? ऐसा कब करेंगे? नेट में कब प्रेजेंट कर सकते हैं? टिक करना. अब कब कैश फ्लो को नेट में प्रेजेंट कर सकते हो? फर्स्ट इज ऑन व्हेन कैश रिसीट एंड पेमेंट आर ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. जैसे आप ट्रैवलिंग एजेंट हो, फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने कहा कि ट्रेन टिकट बुक कर दो, तो वो आपसे 500 रुपये लेता है, 400 रुपये की टिकट खरीदता है, 100 रुपया उसकी इनकम हो गई, तो वहाँ पर आपके बिहाफ में काम कर रहा है वो. ब्रोकर्स जो होते हैं वो यूजुअली कस्टमर के बिहाफ में लेन देन करते हैं, तो उनकी जो रियल कैश फ्लो है वो उनका जो कमीशन या ब्रोकरेज होता है वो, तो दे कैन शो द नेट अमाउंट ओनली, डिफरेंस अमाउंट, वेयर सच कैश फ्लोज रिफ्लेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द कस्टमर रैदर देन दैट ऑफ द एंटिटी. और सेकेंड सिचुएशन कब आप नेट दिखा सकते हो? फॉर आइटम्स ऑन विच टर्नओवर इज क्विक, अमाउंट्स आर लार्ज एंड मैच्योरिटीज आर short, may be reported on net basis for operating, investing and financing activities. तो सपोज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर बैठ के यही काम करते हैं, पैसा आता है जाता है, तो यहाँ पर आपका टर्नओवर क्विक है, अमाउंट लार्ज और मैच्योरिटी शॉर्ट है, तो क्या करो, सिर्फ नेट इनफ्लो आउटफ्लो जो हो रहा है वो दिखा सकते हो आप. इज इट राइट? तो ऐसे बिजनेस में जहाँ पर ये टर्नओवर आर क्विक, अमाउंट्स आर लार्ज, मैच्योरिटीज आर शॉर्ट, यू कैन प्रेजेंट नेट अमाउंट. और अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप नेट दिखा सकते हो कब? कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट विथ फिक्स्ड मैच्योरिटी, पेमेंट, प्लेसमेंट एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट विथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनका दिन भर का यही काम है. समझे क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोज का यही काम है, डिपॉजिट लेना, रिडम्पशन करना, कहीं और डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना. एडवांस एंड लोन्स मेड टू एंड रीपेड बाय कस्टमर में ऑल्सो बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस. तो नेट बेसिस का प्रेजेंटेशन कुछ सिचुएशन में आप कर सकते हो. गुड न्यूज़, पैराग्राफ 8 के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, पैराग्राफ 9 पे आ सकता है. इनकम टैक्स का प्रेजेंटेशन क्या होगा? यहाँ पर रूल सिंपल है. इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा टैक्स कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे किया है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अगर आप डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कहाँ दिखाएंगे? फाइनेंसिंग. लेकिन जहाँ पर आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको हम रेसिड्यूअल यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट करेंगे. अब सिर्फ इसको टिक कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है. तो पॉइंट नंबर 10 जो है, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. आपने इंड AS 21 पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है. इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. यूजुअली हम उसको क्या करते हैं? P&L अकाउंट. कुछ केसेस में OCI में भी जाता है, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व पे. कुछ केसेस में डायरेक्टली SOCI पे जा सकता है. जो एक्सचेंज डिफरेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है रियलाइज्ड और एक है अनरियलाइज्ड. रियलाइज का मतलब अगर आपने डेटर से अमाउंट कलेक्ट कर लिया, तो वो अमाउंट आपका रियलाइज हो गया, वो एक्सचेंज डिफरेंस भी रियलाइज हो गया, वो इनकम आपने अर्न कर लिया. और एक होता अनरियलाइज, जब आप ईयर एंड पे रिवैल्यू करते हैं. याद है क्या? ईयर एंड पे आपको मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे रिवैल्यू करना पड़ता है, बट वो सिर्फ एक रिवैल्यूएशन बुक्स में हुआ है, वो अभी रियलाइज नहीं हुआ है, वो कैश अभी हमने अर्न नहीं किया है. बराबर? वो तो हमने सिर्फ एक एंट्री पास की है ना एंड ऑफ द ईयर में, डेटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज गेन अकाउंट, या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, बट दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड.
जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे या पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे वो रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन दोनों गया है पी एंड एल अकाउंट में, इसमें से कौन सा कैश फ्लो और कौन सा कैश फ्लो नहीं है, बोलो। रियलाइज इज कैश फ्लो, एक्चुअल पैसा आ गया या गया, एंड दिस इज नॉट अ कैश फ्लो। तो हम क्या करेंगे, इसको पी एंड एल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे और रेस्पेक्टिव आइटम में एडजस्ट करेंगे। कि दो इफेक्ट देना पड़ेगा ना आपको, दो इफेक्ट। जैसे आपने एंट्री ओरिजिनली क्या पास की, डेटर्स टू फॉरेन एक्सचेंज गेन, और ये फॉरेन एक्सचेंज गेन चला गया पी एंड एल अकाउंट में। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते समय सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पर्पस के लिए हम एंट्री पास नहीं कर रहे। सुनना, एंट्री आपकी बुक्स में यही रहेगी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फिगर को आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में रिवर्स करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये कहाँ गया, क्रेडिट साइड में गया, ये नॉन कैश आइटम है तो लेस कर देना, और डेटर को आपने डेबिट किया था उसको भी कम करना, और डेटर को कम करने के बाद, डेटर को कम करने के बाद चेंज इन डेटर कैलकुलेट करेंगे। डेटर को कम करने के बाद, क्योंकि आप एंट्री को रिवर्स कर रहे हो बट आउट ऑफ द बुक्स है, हाँ ये एडजस्टमेंट आप रफ में कर रहे हो, वर्किंग नोट में कर रहे हो, बुक्स में तो एंट्री यही रहेगी, तो ये आपको रिवर्स कर देना है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। कैश फ्लो बनाने बोला तो, कैश फ्लो बनाने नहीं बोला तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्टेटमेंट में आएगा, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा वो, करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन व्हेन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स आर रीमेजर्ड एट क्लोजिंग रेट। तो जब क्लोजिंग रेट पे आप वैल्यू करते हो उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड। अभी मैंने आपको एंट्री मार के भी दिखाई दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में अगर ये गया आइटम तो वहाँ से मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अगर क्रेडिट हुआ है तो माइनस कर देना, और अगर डेबिट हुआ है तो ऐड कर देंगे। और जो रिस्पेक्टिव फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है वहाँ पर भी एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि डेटर टू फॉरेन एक्सचेंज गेन, तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट होगा और एक डेटर की बैलेंस बुक्स में कम नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में चेंज इन डेटर निकालते समय क्लोजिंग डेटर को उतने से एडजस्ट करेंगे। ओके। और फिर मान लो अगर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपने रीमेजर किया है, अगर आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी रीमेजर किया, आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर फॉरेन करेंसी में हो, अगर आपके पास डॉलर में करेंसी हो तो ईयर एंड में उसको भी रिवैल्यू करना पड़ता है। तो इसका एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी हम बनाएंगे। इसका एक रिकंसिलेशन मतलब, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कुछ जो एडजस्टमेंट करने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट। क्योंकि ये दोनों फिगर अगर आप ये एलिमिनेट करते हो अनरियलाइज्ड गेन को, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का बैलेंस शीट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट को हम नहीं छेड़ते हैं, तो आपको रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। एंड दैट विल बी बेसिकली और फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस है उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आपने मान लो एक्सचेंज डिफरेंस को रियलाइज कर लिया है, मतलब वो कैश फ्लो एक्चुअल में आपकी बुक्स में रियलाइज हो गया है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर आपने डेटर से अमाउंट कलेक्ट कर लिया और फिर एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड किया है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सही रियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर आर अकाउंटेड एज पर इक्विटी मेथड। अगर आप इक्विटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं यानी इंड AS 28 फॉलो कर रहे हैं, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, ओनली द कैश फ्लो बिटवीन द एंटिटी एंड द इन्वेस्टी विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, भूल जाओ।
अगर आपने इंड AS 28 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो विल ओनली बी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, और ये कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। मतलब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम आपने कंसीडर किया है, तो उसमें आप लिखेंगे कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे आइटम जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने इंक्लूड किया है उसको हम नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। और अगर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस है लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर यूज, तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। इज इट राइट? इस चैप्टर से डिस्क्लोजर का क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रिकंसिलिएशन कभी कभी आता है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंड AS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके स्टडी मॉड्यूल में और RTP, MTP और पास्ट एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं आप उसको आज प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे फिर आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। Are you feeling overstressed by your CA syllabus? Get the best CA revision lectures by top CA leaders, specially designed to boost your confidence and knowledge. And the best part of the lecture is that they are available at super affordable prices and available at any time, anywhere. So hurry up and place your order from our website pino.in. It is a perfect solution for your last minute revision.